हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एनईडी का जो फ़ेज़ 2 है उसके लिए मैंने पास्ट पेपर जो है वो अपलोड किए हैं प्रीवियस वीडियोस में। आज की वीडियो में भी एनईडी का जो फ़ेज़ 2 है, राउंड 2 है, इसके हवाले से कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और गेस एमसीक्यूज़ जो है ये मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के आखिर तक आपने जो है वो मौजूद रहना है, तमाम ही सवालात को गौर से समझना है और इसके जवाबात को भी अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट एमसीक्यू आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। एन ऑब्जेक्ट वेइंग 900 न्यूटन इज प्लेस्ड एट अ हाइट ऑफ 303 meters. What is its potential energy in joules? पोटेंशियल एनर्जी बताना है जोल के अंदर। इसका जो है वो फार्मूला बहुत आसान है। जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी मालूम करते हैं तो इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वो बराबर होती है mg और h के बराबर होती है। लेकिन यहाँ पर चूँकि वेट हमें दिया हुआ है लिहाजा mg को हम जो है वो इसकी जगह w रिप्लेस कर सकते हैं और h अपनी ही जगह पर है। तो यहाँ पर हमारे पास 900 पुट होगा और मल्टीप्लाई हम कर देंगे 3 से, तो हमारे पास आ जाएगा 2700। ये हमारे पास आ जाएगा और एनर्जी का यूनिट जो होता है वो जूल होता है। ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है। नाउ अब आप देख सकते हैं व्हेन अ यूरेनियम 235 डीकेज रेडियोएक्टिवली इट बिकम्स प्रोटैक्टिनियम। ये प्रोटैक्टिनियम बनेगा जब हमारे पास यूरेनियम जो है ये डीके होगा। इसमें से कौन सी रेडिएशन निकलेगी? तो ये प्रोटैक्टिनियम बनेगा। प्रोटैक्टिनियम का जो हमारे पास एटॉमिक मास होता है वो 234 होता है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 91। अब जब भी हमारे पास यूरेनियम जो है ये डीके करता है तो इसमें से 3 तरह की रेडिएशन निकल सकती हैं। लेकिन जब हमारे पास अल्फ़ा जो है वो रेज इसमें से निकलेगी तो इसका मास नंबर कम होके रह जाएगा हमारे पास 231 रह जाएगा और इसका जो एटॉमिक नंबर है 92, ठीक है। इसमें से हमारे पास रह जाएगा 90 जब इसमें से जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो इमिट होगी। तो यहाँ पर हमें अगर प्रोटैक्टिनियम इसको बनाना है तो फिर मज़ीद इस एलिमेंट में से ये जो अननोन एलिमेंट है ये हमारे पास एक अननोन एलिमेंट है। यहाँ से अगर ये मज़ीद डीके करेगा और अगर एक बीटा पार्टिकल जो है ये इमिट करता है तो फिर हमें जो है वो प्रोटैक्टिनियम मिलेगा। क्योंकि फिर जब बीटा पार्टिकल निकलता है हमें पता है तो एटॉमिक नंबर में एक जो है वो प्लस हो जाता है और मास नंबर हमारे पास सेम रहता है। तो 231 ये हमारे पास एक प्रोटैक्टिनियम का आइसोटॉप बन जाएगा और इसका एटॉमिक नंबर तो यही होता है 291, ठीक है। तो ये जो है वो आइसोटॉप होगा प्रोटैक्टिनियम का और ये इसका एटॉमिक नंबर होगा 91। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। एक जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल या अल्फ़ा रेज इसमें से निकलेगी और जो है वो बीटा रेज जो है वो इसमें से निकलेगी, तो ये हमारे पास प्रोटैक्टिनियम बन जाएगा। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन पासिंग क्लोज टू अ टारगेट न्यूक्लियस स्लोज and radiates away some of its energy. This process is called. जब भी हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन किसी हैवी न्यूक्लियस के करीब से गुजरेगा, लेट सपोज ये हमारे पास हैवी न्यूक्लियस है और इसके करीब से जब जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो गुजरेगा तो यहाँ से जो है वो बहुत सारी जो है इसमें से रेडिएशंस निकलेंगी। जब भी ये करीब से गुजरेगा तो बहुत सारी जो है वो रेडिएशन निकलेंगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रेमेश ट्रॉलंग। ये ब्रेमेश ट्रॉलंग जो है ये हमारे पास ये प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि हाई एनर्जेटिक जो रेडिएशंस हैं ये इमिट आउट होती हैं जब इलेक्ट्रॉन जो है वो
न्यूक्लियस के करीब से पास होके जाएगा तो अपनी ये एनर्जी जो है वो लॉस्ट करेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये अपनी एनर्जी जो है वो लॉस्ट करेगा, बहुत सारी एनर्जी जो है वो, और फिर इसके नतीजे में एज अ रिज़ल्ट जो है वो हमें रेडिएशंस मिलेंगी। और ये वाली जो रेडिएशंस होती हैं ये जो है वो हमारे पास एक्स रेज होती हैं। ये वाली जो रेडिएशन है हमारे पास ये जो है वो एक्स रेज हैं। ठीक है, एक्स रेज, और एक्स रेज में ही हम जो है वो ब्रेमेस्ट्रालंग जो है ये एक प्रॉपर्टी है जब हम एक्स रेज कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे होते हैं तो उसमें जो है इसको हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देख सकते हैं, इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल इट्स काइनेटिक एनर्जी। सो जब भी हमारे पास स्पीड जो है वो 3 टाइम्स होगी, ठीक है, स्पीड इज 3 टाइम्स, देन द काइनेटिक एनर्जी इज 9 टाइम्स। काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास 9 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है हाफ mv², तो हम उसकी जगह जो है वो v² की जगह ये 3v पुट करेंगे और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जवाब आता है जो काइनेटिक एनर्जी है ये हमारे पास 9 टाइम्स हो जाएगी, 9 टाइम्स द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारे पास डी ऑप्शन इसका करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देख सकते हैं, इफ अ मैन मूव्स अवे विद अ स्पीड ऑफ 0.5 ऑफ द साउंड, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड जो है ये 0.5 जो है इसकी स्पीड से ये मूव करे फ्रॉम अ स्टेशनरी सोर्स प्रोड्यूसिंग अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ, ही वुड हेयर अ फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पर कुछ सिनेरियो इस तरह से है कि जो हमारे पास ऑब्जर्वर है ये हमारे पास मूविंग अवे है, यानी कि मूव करके जो है वो जा रहा है आगे स्टेशनरी सोर्स है। ये हमारे पास लेट सपोज ये एक सोर्स है, ये एक या एम्बुलेंस भी हम इसको कह सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये एक एम्बुलेंस है और ये जो है वो इसमें से जो है वो साउंड निकल रहा है। ठीक है, ये हमारे पास एम्बुलेंस, इसमें से जो है वो साउंड निकल रहा है और ये जो है वो लिसनर जो है वो यहाँ से आगे की तरफ जा रहा है। लिसनर जो है ये आगे की तरफ जा रहा है। तो अब हमने बताना है कि ये जो फ्रीक्वेंसी हेयर करेगा ये फ्रीक्वेंसी जो है ये क्या होगी, ये फ्रीक्वेंसी हमें बतानी है। तो ऐसी कंडीशन जो है कि जब भी हमारे पास जो लिसनर होता है या फिर ऑब्जर्वर होता है ये मूविंग अवे, ठीक है, ये दूर जा रहा होता है, अगर ये जो है वो दूर जा रहा है अगर, तो फिर ऐसी कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी होगी ये क्या होगी। सो जो फ्रीक्वेंसी होगी ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कहलाएगी और ये डिक्रीज़ होगी। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज़ हो रही होती है जब स्टेशनरी जो है वो सोर्स से जो ऑब्जर्वर है या फिर लिसनर है ये दूर जा रहा होता है। सो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एफ है, अब इससे कम ही होगी तो इट मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट है इसका, लेस देन एफ। लेकिन यहाँ पर हम प्रॉपर वे में कैलकुलेट जो है वो अगर करना चाहेंगे तो उसके लिए हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड भी गिवन होना चाहिए और साथ में जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है ये भी गिवन होनी चाहिए ताकि हम जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ये कैलकुलेट कर लें। तो हमारे पास स्टेटमेंट तो है, इसमें स्पीड ऑफ साउंड भी दिया हुआ है, लेकिन हमने जो है वो ऑप्शन को भी मद्देनज़र रखना है। ऑप्शन में कोई ऐसा जो है वो ऑप्शन नहीं जिसको हम कैलकुलेट करके जो है वो इसका आंसर निकालें। सो यहाँ पर जो है वो फ्रीक्वेंसी एफ जो है इससे कम ही फ्रीक्वेंसी हमें निकलेगी, जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो हमें एफ से कम ही मिलेगी। तो इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। Next MCQ, if two different systems are put in thermal contact so that heat can flow from one to the other, then the heat will flow until the system have the same phenomena is. So यहाँ पर हमें बताना है कि ऐसा फिनोमेना जिसमें दो ऑब्जेक्ट हो, दोनों की डिफरेंट जो है वो हीट हो और एक जो ऑब्जेक्ट हो
उसमें से हीट निकल के दूसरे ऑब्जेक्ट में जो है वो फ्लो हो रही हो। लेट्स सपोज इसमें से हीट निकल रही है और इसमें से फ्लो हो रही है, इसमें हीट जो है वो ज़्यादा है, टेम्परेचर हाई है इसका और इसका टेम्परेचर लो है, तो एक वक्त ऐसा आएगा दोनों का टेम्परेचर जो है वो सेम हो जाएगा। तो ऐसा जो है वो ये जो फिनोमेना है ये हम किस में स्टडी करते हैं, इसको क्या कहते हैं, या फिर एनर्जी कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं, हीट कैपेसिटी कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। सो एंट्रोपी इज दैट फिनोमेना इन विच वी स्टडी द सिस्टम एनर्जी, कि जिसमें हम दो सिस्टम जो होते हैं उसकी एनर्जी को, उसकी हीट को स्टडी कर रहे होते हैं। और एंट्रोपी हमारे पास जो है वो जो हीट एनर्जी है उसका हमारे पास डिसऑर्डर भी है, कि जो हीट एनर्जी अगर किसी सिस्टम में से निकल रही है तो वो जो है वो दूसरे सिस्टम में जाएगी या फिर सराउंडिंग में जाएगी, और एक वक्त ऐसा आएगा सराउंडिंग का और सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो सेम हो जाएगा। सो ये हम एंट्रोपी में ही स्टडी कर रहे होते हैं। और एंट्रोपी जो है ये हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो फिर उसमें हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, एक जो है हमारे पास प्रॉपर्टी आती है एंट्रोपी की, वो जो है हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देख सकते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू। इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है ये प्रोपोर्शनल है, ये हमें बताना है किसके प्रोपोर्शनल है। सो इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है ये वैसे तो अगर हम देखें इसका रिलेशन बनाएं तो इसका रिलेशन जो है वो लाउडनेस से बनता है। लाउडनेस जो है ये प्रोपोर्शनल होता है लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी के। स्पीड जब हम साउंड जो है वो टॉपिक पढ़ रहे होते हैं या साउंड चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें जो है ये हम उसकी जो साउंड वेव होती हैं उसकी लाउडनेस जो है वो जो है वो इंटेंसिटी के साथ रिलेशन बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, ये ऑप्शन है, इसमें लाउडनेस का जिक्र नहीं है। सो यहाँ पर जो है वो लाउडनेस से रिलेटेड एक क्वांटिटी है जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। सो इससे भी जो है वो इंटेंसिटी का रिलेशन है। इंटेंसिटी ये प्रोपोर्शन होती है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के, ठीक है, एम्पलीट्यूड है, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड हम इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इफ a 6-inch long candle is vertically placed before a concave spherical mirror whose focal length is 10 centimeter. The distance of the candle from the mirror is 30 centimeter. So यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है। यहाँ पे कैंडल हमें बताया जा रहा है कि 6 इंच जो है ये लॉन्ग है, और जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है मिरर का, क्योंकि मिरर के सामने रखा हुआ है कैंडल, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ये जो है हमें बताना है। आर जो है वो हमने कैलकुलेट करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जबकि यहाँ पे हमें जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है क्यू। हम जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ये 2 टाइम्स होता है फोकल लेंथ के, ठीक है, 2 टाइम्स फोकल लेंथ के होता है। फोकल लेंथ हमें दिया हुआ है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना बहुत आसान है। इसको 2 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 को, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, बहुत आसान है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू आप देख सकते हैं, a battery has an EMF of 6.0 volts and an internal resistance of 4.0 ohms. It is connected to a 2.6 ohms resistor, a switch. When switch is closed, the potential difference between the terminals of the battery is. यहाँ पे हमें जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, जो हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का, वो हमें जो है वो बताना है वो किसके बराबर होगा। सो हम जानते हैं कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले से, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। जब हमारे पास जो बैटरी हो
या फिर ईएमएफ हो, ये कनेक्ट हो किसी भी एक्सटर्नल जो है वो लोड से कनेक्ट हो। लेट सपोज यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये एक स्विच है और इसका जो रेजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस हमारे पास है 4, इसका रेजिस्टेंस हमारे पास ये 2.0 ओम, ठीक है, ये हमारे पास इसका रेजिस्टेंस है। और ये जो है वो कनेक्ट है एक बैटरी के साथ, ये जो है वो कनेक्ट हो रहा है एक बैटरी के साथ। यहाँ पर ये बैटरी है, ठीक है, प्लस और ये माइनस, और ये जो है हमारे पास इस बैटरी का जो हमारे पास ईएमएफ है, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है 6 वोल्ट, ये बैटरी का ईएमएफ हमें दिया हुआ है। अब जाहिर है करंट यहाँ से फ्लो करेगा और ये जो है ये करंट मूव करेगा, तो यहाँ पर जो है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 4.0 ओम, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का। और हमें मालूम करना है जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि V हमें मालूम करना है। ये हमारे पास बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो हमें मालूम करना है। ये हमारे पास फार्मूला है कि जब भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहे होंगे, ये जो है ये पोटेंशियल ड्रॉप है, इसको कहेंगे पोटेंशियल ड्रॉप। और ये हमारे पास ईएमएफ है, ठीक है, ये ईएमएफ है बैटरी का, और ये है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ये हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है इसको हमने कैलकुलेट करना है, लेकिन हमारे पास करंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि इसकी जगह हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ये E डिवाइडेड बाय R प्लस स्मॉल r याद रखें, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का, और जो कैपिटल R है ये रेजिस्टर है, ये जो की जो है इसका रेजिस्टर है जो एक्सटर्नल लोड लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो है हमें बताया जा रहा है कि हमने ये जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इसी का, बैटरी का। तो अब जो है ये हम इसको कैलकुलेट करेंगे आगे। तो ये हमारे पास है 6, और यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे 6, और नीचे हमारे पास 2.6 और प्लस हमारे पास 4 है, और ये हमारे पास है 4। तो ये हमें जो है वो कैलकुलेट हम करते हैं, तो 6 माइनस हमारे पास होता है, सब कैलकुलेट करेंगे तो 3 पॉइंट हमारे पास 6 आ जाएगा, और फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा 2.4 जो है वोल्ट हमारे पास आंसर आएगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इससे हम यही अंदाज़ा लगा सकते हैं, नतीजा और कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ये हमारे पास ईएमएफ जो है इससे कम मिल रहा है। क्यों कम मिल रहा है? कि क्योंकि बैटरी जो है वो मुसलसल करंट सप्लाई कर रही है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जब भी बैटरी करंट सप्लाई कर रही होती है लोड पे, तो फिर जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईएमएफ से हमेशा कम होता है। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर होता है कब? जब जो स्विच है ये ओपन हो। स्विच ओपन होगा, ठीक है, स्विच को आप ओपन रखे हैं तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएगा ईएमएफ के। नाउ अब आप देख सकते हैं द कलर ऑफ लाइट इमिटेड बाय एन एलईडी डिपेंड्स अपॉन। सो जो कलर ऑफ लाइट होगा एलईडी के ज़रिए जो निकल रहा है, ये आपके पास जो है वो जब बनेगा जब आप डायोड जो है आपका जो आपका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है इसमें आप एक ख़ास किस्म का मटेरियल यूज़ करें, ठीक है। इसको अगर आपने एलईडी बनाना है तो इसमें आपको यूज़ करना होगा गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। ये आपको मटेरियल यूज़ करना है, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। तो फिर जो है हमारे पास ये एलईडी बन सकती है, क्योंकि गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड जो है यही जो है वो डिफरेंट कलर्स जो है वो बनाता है, ठीक है। डिफरेंट कलर्स इसी के ज़रिए हमारे पास बनते हैं लाइट के, ठीक है। जबकि अगर हम जो हमारे पास सेमीकंडक्टर हमारे पास है नॉर्मली तौर पर सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है उससे सिर्फ जो है वो हीट प्रोड्यूस होती है और उससे जो है वो कलर जो है वो नहीं निकलते ऐसी कंडीशन में। तो हमारे पास डी ऑप्शन ये करेक्ट है।
टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज़ यूज्ड, और कौन सा सेमीकंडक्टर यूज़ हो गया मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर, इफ़ द रेजिस्टेंस यूजेस 1.2 10⁻⁴ watt at the voltage of 120, how much current is required। करंट हमें मालूम करना है और हमें जो है वो रेजिस्टेंस जो है उसका हमें पावर दिया हुआ है वॉट में, और इसी तरह से वोल्टेज भी दिया हुआ है। तो पावर का फार्मूला बराबर है हमारे पास P = IV, और हमने चूँकि करंट निकालना है, सो करंट जो है हमारे पास ये बराबर हो जाएगा ये जो है हमारे पास P होगा और डिवाइड में हमारे पास V आ जाएगा। तो यहाँ पे P हमारे पास है 1.2 10⁻⁴, जबकि हमारे पास V है 120। अब क्या करना है, यहाँ से आप इस डेसिमल को शिफ्ट कराएं आगे की तरफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 120 और 10⁻² हो जाएगा, 10⁻² और डिवाइड में 120, ठीक है। तो अब आसान हो गया कैलकुलेट करना, 120 से कैंसिल हो जाएगा, 10⁻² जो है वो आंसर है आपका, और 10⁻² किसके बराबर होता है, ये 100 के बराबर होता है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देख सकते हैं, द ऑपरेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर रिक्वायर्स ऑप्शन ए इमीटर बी हीटेड, बेस बी हीटेड, कलेक्टर बी हीटेड, डी है बेस इमीटर एंड बेस कलेक्टर आर प्रॉपरली बायास्ड। सो ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन जो है वो बायास के ज़रिए जो है वो परफॉर्म होता है। बायास हमारे पास एक टेक्निक है ट्रांजिस्टर के अंदर और डायोड के अंदर, जो कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाती है, ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये हमारे पास बायास इसको हम कहते हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस कर लेते हैं इसको हम। फ्लो ऑफ चार्जेस जो है ये फिनोमिना हमारे पास बायास कहलाता है। अब इसमें फॉरवर्ड बायास भी होता है और रिवर्स बायास भी होता है। सो यहाँ पर जो है ऑपरेशन जो होता है ट्रांजिस्टर का, ये बायासिंग पे होता है। अब इसमें ट्रांजिस्टर पे हमारे पास जो है वो 3 टर्मिनल होते हैं। एक हमारे पास जो है वो इमीटर होता है, और एक होता है हमारे पास बेस, और एक होता है हमारे पास कलेक्टर, ठीक है। इमीटर, बेस, कलेक्टर, एक इसका यहाँ से टर्मिनल निकला होता है और एक यहाँ से और एक यहाँ से। अब इसमें फॉरवर्ड बायास हमें कहाँ से मिलता है, जब हम इमीटर और बेस को आपस में मिला देंगे, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे और इसको एज अ स्विच बनाएंगे, या फिर जो है वो इसको कनेक्ट करेंगे, तो ये जो है हमारे पास फॉरवर्ड बायास बनेगा इमीटर और बेस हमेशा। और ये जाहिर है ये बेस कलेक्टर हमारे पर रिवर्स बायास बनेगा। अब ट्रांजिस्टर जो है ये एज अ स्विच भी यूज़ होता है, एज स्विच भी हम इसको यूज़ करते हैं, और एज अ एम्पलीफायर भी इसको यूज़ किया जाता है। यानी कि हम इसका जो करंट का जो इफ़ेक्ट है ये बढ़ा भी सकते हैं, और इसको जो है वो हम कम भी कर सकते हैं, और स्विच एज अ यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है वो ट्रांजिस्टर है, उसकी करैक्टरिस्टिक्स भी हैं, किसी दिन इसको हम वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू, आउट ऑफ द फॉलोइंग द वन ऑफ दैट इज़ नोट अ यूनिट ऑफ लेंथ। सो यूनिट ऑफ लेंथ हमारे पास एंगस्ट्रॉम भी यूनिट ऑफ लेंथ है, माइक्रोन हमारे पास यूनिट ऑफ लेंथ है, रेडियन भी यूनिट ऑफ लेंथ है। तो हमारे पास रेडियन जो है ये सप्लीमेंट्री यूनिट है लेंथ का, ठीक है। और बीटाट्रॉन जो है ये हमारे पास यूनिट नहीं है, बीटाट्रॉन कोई ऐसा यूनिट नहीं है, या फिर कोई ऐसा जो है वो हमारे पास मेजरमेंट नहीं है लेंथ की या डिस्टेंस की बीटाट्रॉन में। सो ये ऑप्शन सी इज़ करेक्ट।
SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। सो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो है ये इसका यूनिट हमारे पास होता है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ऑप्शन सी इज करेक्ट है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी डिनोट करते हैं हम इसको म्यू नॉट से, जो कि हमारे पास बराबर है 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर और पर एम्पियर के। सो ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट MCQs आपके साथ डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर सवाल पूछिए। सवाल पूछने से जो है वो डाउट क्लियर होते हैं। और जो है वो एक कोट भी है कि जो सवाल जो है ये एक इल्म के ख़जाने की चाबी है, और सवाल करने से इल्म का जो ख़जाना होता है उसकी चाबी से जब आप जो है वो इल्म का ख़जाना खोलते हैं तो उससे बेहद इल्म का ख़जाना आपको हासिल होता है। सो ये ज़रूर सवालात पूछा करें, इससे काफ़ी डाउट क्लियर होते हैं। और अपने फ्रेंड्स जो है उस सर्किल में भी डिस्कस किया करें इन सवालात को, और जो है ताकि उनसे भी तमाम सवालात जो है वो शेयर करें, और ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है ये मज़ीद क्लियर हो और फ़िज़िक्स के जितने भी पॉइंट्स हैं ये क्लियर हो। सो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।